हेलो एवरीवन, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम JKPSC के प्रीलिम्स एग्जाम की जो जीएस पेपर है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या प्रोबेबल आंसर है और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। अगर अच्छा नहीं हुआ तो दिल नहीं छोटा करना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, गलतियों को देखना है, एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है अपनी तैयारी के साथ। सबसे अच्छा समय है प्रिपरेशन का आज शाम को। फ्रेश आपने आज गलतियां करी हैं, जाके बैठ के देखिए क्या गलतियां थी, क्या उनमें सुधार किया जा सकता है। एज फार एज आंसर की इज कंसर्न तो मेरे पास जीएस पेपर का सेट बी है और पहले क्वेश्चन से मैं उसके आंसर्स आपको बताना शुरू करूंगा। वेरियस फैकल्टीज इस सेशन में आएंगे और अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताएंगे। एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमारी स्टूडेंट से कि वी टीचर्स आर ह्यूमंस ओनली। कई बार कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होने की वजह से या कुछ स्लिप ऑफ टंग होने की वजह से दो चार क्वेश्चंस का एरर हम लोगों से हो जाता है, तो काइंडली बी हम्बल इन दी कमेंट्स। आप बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ एरर आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट अस स्टार्ट विद इट। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारा सेट बी है जेके प्रीलिम्स का जो आज का एग्जाम है 15 अक्टूबर का, उसके जीएस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेट अस डाइव इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट अगेन पॉलिटी के क्वेश्चंस थे 17-18 स्टार्टिंग में। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है रिगार्डिंग डोमिसाइल के जो क्वेश्चन आया था, हमारे अकॉर्डिंगली इसकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इसका आंसर जो है वो डी है। सेकंड जो है द हिंदू सक्सेशन एक्ट पे जो क्वेश्चन था उसकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी द आंसर। सेकंड गलत इसलिए क्योंकि पारसी, जूज और बुद्धिस्ट, सिख, जैन्स को भी यहाँ इंक्लूड किया गया, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन इट वाज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनकी पार्डनिंग पावर्स। तो इसका सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट्स में कुछ एरर्स हमें मिले, जैसे कि जो पावर है फेडरल और स्टेट क्राइम्स दोनों के लिए नहीं होती है, और दूसरा इट कैन बी ट्राइड अंडर द स्टेट इंडिविजुअल स्टेट लॉस। तो पहले दूसरी तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो सेट ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो क्वेश्चन है दैट इज आंसर इज डी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 371A एंड इसका आंसर है नागालैंड ए। देन नेक्स्ट है रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल की सारी स्टेटमेंट्स ठीक है एक्सेप्ट द चौथी वाली जो बात करती है कि इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हालांकि ये नहीं है, डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट हाउस होता है। तो ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, आंसर विल बी दी सी। सो इस अकॉर्डिंगली आप अपने अपने मार्क कर सकते हैं। उसके बाद है टेंडर वोट का जो कॉन्सेप्ट है, आंसर बी एक्सप्लेन्स इट वंडरफुली, तो बी आप मार्क कर लीजिएगा, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट आता है जी डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स ऑन द डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। उस पे क्वेश्चन था कि किन किन एरियाज पे अप्लाई नहीं होता, तो आंसर विल बी सी। इन दोनों एस्पेक्ट्स जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, भले पार्टी का मर्जर होता है या स्पीकर की हम लोग बात करते हैं, दोनों पे जो डिफेक्शन का केस है वो लागू नहीं होता, तो आंसर विल बी दी सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे पहला एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ आया, तो दैट इज इन स्वीडन में आया, 18वीं सदी में आ गया था। तो उसके बाद रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये नेचुरल जस्टिस के लिए बाउंड होती, इन रूल्स और प्रोसीजर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के लिए बाउंड नहीं होती, एविडेंस एक्ट के लिए बाउंड नहीं होती, दे टॉक्स अबाउट नेचुरल जस्टिस। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी, तो वैसे भी आंसर जो है वो वन ऑनली निकल के आता है। जजेस जो है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते इनके जो ट्राइब्यूनल्स हैं। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हालांकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, आंसर विल बी दी डी। पहला जो है वो सिंपल मेजोरिटी नहीं होती, स्पेशल मेजोरिटी होती है, दूसरा 1/3 नहीं होता, 2/3 1/3 होता है, दोनों का 1/3 नहीं होता। तो नेक्स्ट आता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो क्वेश्चन था स्टॉक लिमिट। ये दोनों की दोनों आंसर्स ठीक हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 100% इंक्रीज अबाउट द सीरियल्स एंड द 50% इंक्रीज अबाउट द हॉर्टिकल्चरल्स, उल्टा बोल दिया बट स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा के बारे में स्टेटमेंट्स थी, तो अगेन द सी इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये तो कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा है। रिसेंटली जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अमेंड किया गया था 2021 को, उसके बारे में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन देखने को मिला इससे रिलेटेड, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ रहा है।
तो इसमें अगर अमेंडेड हम लोग पार्ट्स देखते हैं तो लगभग कॉपी पेस्ट है, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स वहाँ अमेंडमेंट्स में डाली गई हैं, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से ही है, माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर भी सी रहेगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिफेमेशन एंड द राइट टू रेप्यूटेशन। देखिए डिफेमेशन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है एज वी थिंक, और जो स्टेटमेंट 2 है राइट टू रेप्यूटेशन जो आर्टिकल 19 के अंडर नहीं आएगा, आया तो 21 के अंडर आएगा, तो हेंस द आंसर विल बी सी। स्टेटमेंट पहली करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द पॉलिटी की कुछ स्टेटमेंट्स है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर विल बी ए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। इकोनॉमी में पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको सेटअप नहीं किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। बाकी की जो दोनों स्टेटमेंट्स है दे आर करेक्ट, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूपीआई 2.0 जो लॉन्च किया गया, मैटर ऑफ फैक्ट कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल्स थे, तो ये सारे की सारी स्टेटमेंट्स वहाँ पे गिवन है। पहली स्टेटमेंट इसकी कंफ्यूजिंग है, जनरली जो 1 लाख पर ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, 1 लाख पर डे की लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 1 लाख की जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन्स कर दें, एक दिन में 1 ही लाख रुपए ट्रांसफर किया जा सकता है मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स। कुछ बैंक्स 25,000 और कुछ बैंक्स 1 लाख तक देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली पहली स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी की सारी स्टेटमेंट्स ठीक होंगी, तो ओनली 3 विल बी द आंसर। हो सकता है मेन आंसर की में एग्जामिनर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, क्योंकि 1 लाख तो है, पर ट्रांजेक्शन नहीं है, पर डे है, तो हो सकता है कि आंसर जो डी और सी में वेरी करता है, बट मेरा आंसर सी है एज ऑफ नाउ। उसके बाद गिफ्ट सिटी की अगर बात कर ले, अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी है 1 और 3। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज ये बात करता है कि सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स को सर्विसेज दी जाएंगी, ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दोगे तो भी बात बन जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, नॉन रेजिडेंट एज वेल एज रेजिडेंट्स दोनों को ये सर्विसेज देने की बात करेगी जो गिफ्ट सिटी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देन बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चन आया, इन्वर्टेड क्वेश्चन नंबर 21। इन्वर्टेड ड्यूटी वही होती है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ऐसे फिनिश्ड गुड्स पे ड्यूटी कम लग रही है और रॉ मटेरियल पे ज़्यादा ड्यूटी लग रही है, तो डेफिनेशन ठीक है। लेकिन जब ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल महंगा और फिनिश्ड प्रोडक्ट सस्ते हो रहे हैं, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिस्करेज होती है, इनकरेज नहीं होती है, तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाती है, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट है जीएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस पे क्वेश्चन पूछा गया, तो बोले ओनली यूएसए ईयू रशिया ही स्टेटस ग्रांट करता है, तो नहीं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज निकल के आती हैं जो स्टेटस देती हैं, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट का कोई आपस में लेना देना है नहीं है, तो आंसर विल बी द ए 2 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट विल बी दी करेक्ट। इसमें भी 20+ कंट्रीज हैं जो कि जीएसपीज प्रोवाइड करती हैं, अंडर 1960 से कर रहे हैं, यूएनसीटैड के टाइम से। 23rd क्वेश्चन है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की बात करता है, आंसर विल बी द डी सुंदरबंस, बाकी सारे इंक्लूड करे गए। नेक्स्ट है 24 इन्वेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करता है। इस बार भी अगर मैं यूपीएससी का पेपर भी उठा के देखूं तो वहां पे भी इन्वेंट्स और रीड्स पे क्वेश्चन आया था, हालांकि इससे डिफरेंट था लेकिन आया था। रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रहे हैं, प्लान के वो बार बार लॉन्च कर रहे हैं, तो न्यूज़ में बन रहे थे, तो आंसर विल बी द रोडवेज जो अपना इन्वेंट सेटअप करने की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड अगेन, देन द ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू होंगे अभी। द ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में है ये, है ना। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जी, बिग फ्लिक्स रिलायंस का पहला ओटीटी था, और दूसरी स्टेटमेंट जो कहती है कि देयर इज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो मेरे हिसाब से एक गलत स्टेटमेंट है। 2021 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रूल्स जो कि मीडिया एथिकल कोड और ओटीटीज की बात करते हैं, तो उन रूल्स को नोटिफाई किया था। दीज आर द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एज ऑफ नाउ, वी कांट से कि देयर इज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, इनका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो अपनी बॉडीज के अकॉर्डिंगली किया जाता है, बट ये स्टेटमेंट एज एन सच ट्रू हो ये मेरा मानना नहीं है, तो आंसर विल बी द फर्स्ट एंड 1 and 3 सी।
ठीक है। अगेन कुछ लोग इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जो 2021 के रूल्स हैं वो क्लियरली स्टेट करते हैं किस तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करेंगे, कैसे गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करेगी। तो येस, देयर इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एज आई फील, रूल्स आर द रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। आप आई होप कि ये आपके ठीक रहे होंगे, नहीं भी ठीक रहे दिल नहीं छोटा करना, अगले क्वेश्चन चेक करिए, मूव टू द फॉरवर्ड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 से 50th क्वेश्चन की तरफ गाइज, एंड मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं अपना ज्योग्राफी के अंदर से, थोड़े बहुत एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं और साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 क्वेश्चन के साथ। अगेन ये जो अर्थ की रोटेशन के ऊपर बात कर रहा है, असर्शन दिया गया है कि एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट द प्लेन ऑफ इलिप्टिक। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ इलिप्टिक दे रखा है ऑफ 66.5 डिग्रीज, एंड इसके कारण जो है आपको क्या है, इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स देखने को नहीं मिलते। ये इसका रीजन दिया गया है गाइस। सो दो अगेन इसका आंसर जो होने वाला है, यस दैट इज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है अलोंग द एक्सिस एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। बट अगर हम प्लेन ऑफ इलिप्टिक की बात करते हैं, जो कि एक प्लेन है विच इज द मोशन अराउंड द सन ऑफ अर्थ, एंड ये जो आपका आता है 66.5 डिग्रीज का आता है, जिसके कारण आपको वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट देखने को मिलता है। सो पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि भाई हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आपको वन टाइम जोन खिसकते दिखते हैं। येस, बिकॉज एवरी 15 डिग्री जो है वो 1 आवर के आसपास का या 1 आवर बेसिकली बनाता है। एंड ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच जो है जिसका ज़्यादा होता है उसके पास ज़्यादा टाइम जोन्स होती हैं, एंड जो वेस्ट में होती हैं प्लेस वो आगे होती हैं इन टाइम एज कम्पेयर टू द ईस्ट। सो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। अगेन इसका आंसर जो आपको निकल के आता है दैट इज A1 and 2 गाइज। ठीक है जी, आप यहाँ पे टाइम जोन्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आपको 24 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलते हैं, 24 आवर्स आपको देखने को मिलते हैं। ईच 15 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड होता है, और जितना बड़ा जो है ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा आपको टाइम जोन देखने को मिलेंगे। जैसे कि रशिया के पास जो है 11 टाइम जोन्स हैं, यूएसए के पास 6 टाइम जोन्स हैं। तो इस तरह से जितना बड़ा स्ट्रेच होगा वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमको याद रखना होता है ईस्ट गेन एड एंड वेस्ट लूज सबट्रैक्ट। दैट मीन्स ईस्ट जो है वो हमेशा आगे चल रहा होता है, दैट्स वाई ईस्ट को हम राइजिंग सन भी बोलते हैं, एंड वेस्ट जो है वो हमेशा पीछे ट्रेल कर रहा होता है। तो थर्ड क्वेश्चन या थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है जी, 28th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंटेन्स दे रखे हैं, उनके पीरियड ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करी हुई है। अब बोल रखा है कि इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। एंडीज साउथ अमेरिका, सो एंडीज आपको पता है कि भाई टर्शरी पीरियड में बने हुए हैं, रिसेंट टाइम के बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यूरोप में है ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, काफी पुरानी रेंज है। जोलन जो कि यूरोप में आपको देखने मिलती है विच इज स्पेसिफिकली इन स्कैंडिनेवियन, ये आपकी दिस इज नॉट हर्सिनियन, दिस इज कैलोडोनियन। ठीक है जी, कैलोडोनियन रेंज है। अरावलीज अगेन प्री कैम्ब्रियन बनी हुई है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी जो है सही है। तो आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। आंसर आपका आता है बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर इज बी, दैट इज 2 पेयर्स आर करेक्ट, टर्शरी एंड कैम्ब्रियन वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ गाइस। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द मैच। ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है जी, सो आप पहले वाले में देख सकते हैं कि भाई एक ब्रांच, ट्री के ब्रांच जैसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पैटर्न, जिसको हम लोग डेंड्रियाटिक बोलते हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से, सेंटर वाटर बॉडी या सोर्स से हम लोग देख रहे हैं अलग अलग वाटर बॉडीज निकल रही हैं, तो इसे हम लोग रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो ए और सी से आपका जो आंसर निकल जाएगा दैट इज ए, अगेन A1, B3, C2 एंड D4 आपका ये आंसर निकल के आता है। देखो आप ये देख सकते हो, दिस इज डेंड्रियाटिक पैटर्न हियर यू कैन सी, एंड दिस इज रेडियल पैटर्न जो आपको निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, सो आई होप आपको यहाँ पे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं अगर आपने ज्योग्राफी को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे डेड लेक के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी लेक को डेड लेक बोलते हैं। सो गाइज जनरली इसका आंसर जो आंसर होना चाहिए दैट इज डी, बिकॉज ऑक्सबो लेक जो है डेड लेक उनको बोलते हैं जहाँ पे आपको पानी जो है वो स्टैग्नेंट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे रॉटिंग हो रही है। तो ऑक्सबो लेक जनरली क्या होते हैं, वो मेन वाटर बॉडी से कट जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस मियंडरिंग ऑफ द रिवर, एंड इस करके यहाँ पे पानी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह के हॉर्स जो शू आपको इस तरह की लेक्स देखने को मिलते हैं। तो दीज आर बेसिकली द डेड लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। खुम्बू आइस फॉल, सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस ये जो आपका पैच है, और ये पैच जो है अगेन एवरेस्ट में आपको देखने को मिलता है, एंड दिस इज द एरिया वेयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैकर्स लूज देयर लाइफ। सो ये आपका एवरेस्ट फॉल या आप खुम्बू आइस फॉल देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, सो फेमस ट्रैक रूट है, बिल्कुल सही जी, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड बाय क्रिवेसिस एंड इट इज इन द हैजर्ड जोन। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आंसर आपका बनता है सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट गाइस। ठीक है जी,
32nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओशन डायग्राम्स या ओशन करंट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कौन सी सही है। ठीक है जी, ये आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है एंड यहाँ पे ये आपको दे रखी है। ठीक है जी, सो आप ये वाली देखो, बी दिस इज बेसिकली कैनरी करंट एंड देन उसके बाद दिस इज सी, दिस इज योर कुरोशिवो करंट एंड ए आपकी ये जो डी है दिस इज ओयाशिवो करंट। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर निकल जाएगा, आंसर इज सी 3, 4, 1 एंड 2 गाइस। ठीक है, आप यहाँ पे से क्लियरली देख सकते हो, दिस इज ओरुशिवो, दिस इज ओयाशिवो, दिस इज कैनरी करंट। ठीक है कि नहीं, दिस इज एंटिलिस करंट। तो ये आपको यहाँ पे आंसर इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स 1 इंच रेनफॉल मेजर्ड इन अ रेन गाउज। सो आप ये देख सकते हो, दिस इज रेन गाउज और ये इस तरह का दिखता है, जनरली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है जी, और इसमें जो है इंश्योर किया जाता है कि इवेपोरेशन ना हो। ठीक है, ताकि हम लोग करेक्टली मेजर कर सके कि कितना पानी जो है वो कलेक्ट हुआ है या बारिश के कारण कितना पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो 1 इंच रेनफॉल में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ वाटर कितना हम लोगों को ग्राउंड में गिरा है, 1 इंच तक कितना गिरा है जब कोई भी एवेपोरेशन ना हुई हो या कहीं पे ड्रेनेज या पर्कुलेशन नहीं हुई होती है। तो आंसर इसका आता है बी। ठीक है जी, हम लोग इंश्योर करते हैं कोई पर्कुलेशन ना हो एंड इवेपोरेशन ना हो ताकि हम करेक्टली मेजर कर सके कि कितना रेनफॉल यहाँ पे गिरा है। ठीक है कि नहीं। 34th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इजी स्टेट क्वेश्चन था आपका ये। द ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन इज लोअर देन दी ओपन फॉरेस्ट। ठीक है जी, ओपन ग्राउंड की बात करें तो जो आपका फॉरेस्ट का ग्राउंड होता है वो कंपैरेटिवली टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है सेम लैटिट्यूड में। क्यों? बिकॉज दिन के टाइम पे जो ट्रीज हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं और ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो दोनों के दोनों आंसर जो है बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में जो है इसके बारे में बात भी कर रखा है। सो आंसर इसका यहाँ पे आ जाता है ए। जिस तरह से ट्रांस इवेपोरेशन होती है तो क्या होता है कि भाई टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर जो एयर में हॉटनेस होती है उसमें वार्म होती है वो कम हो जाती है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन 35th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट्स एंड विच ऑफ देम आर डायनामिकली इंड्यूस्ड। सो आपको पता है भाई हमारे दुनिया में 4 आपको प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। तो एक आपकी जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है एंड जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों जो है वो थर्मली इंड्यूस्ड होती हैं बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा या बहुत कम होते हैं। एंड सेकंड जो आपकी बाकी 2 बेल्ट होती हैं दे आर डायनामिकली इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एयर मूवमेंट। ठीक है जी। सो इसका आंसर बेसिकली इज डी। आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये दोनों डायनामिकली इंड्यूस्ड होती हैं। आंसर आपका आता है 2 and 3 गाइस। ठीक है जी। सो हियर यू कैन सी दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये आपका एंड दिस इज पोलर हाई, ये थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस। बाकी दोनों जो है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन सवानास की सॉइल के ऊपर बात करिए कि सवाना की सॉइल जो है वो पुअर और लेटराइटिक सॉइल होती हैं और क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। दूसरा टॉरेंशियल रेन्स करके और ड्राई सीजन करके जो है यहाँ पे सॉइल की लीचिंग हो जाती है एंड सॉइल जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इज दोनों के दोनों सही हैं। क्यों? बिकॉज सवानास की जो सॉइल है अगेन लेटराइटिक सॉइल होती है और लेटराइटिक सॉइल वहाँ पे बनती है जहाँ पे डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है। जब बारिश होती है तो बहुत होती है, जब नहीं होती तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, जिससे कि इंटेंस लीचिंग होती है सॉइल के अंदर। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सवाना सॉइल के होते हैं। सो इस करके बेसिकली दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ ट्रू एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स इज हायर देन हॉट डेजर्ट्स एंड कॉन्टिनेंटैलिटी इसका एक्सट्रीम रेंज के कारण बनती है। तो अगेन इसका आंसर भी बेसिकली क्या है, इसका आंसर भी ए है। दैट मीन्स बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। तो समझो बेसिकली जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट जनरली आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। डायurnal हाँ बहुत ज़्यादा होता है बट एनुअल रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, सारा साल गर्म रहते हैं। हाउएवर जो आपके कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जो कि आपको एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी में बहुत अंदर कॉन्टिनेंट्स के देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, गर्मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती हैं कई बार। तो एनुअल रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। ठीक है जी। सो आपका यहाँ पे आंसर आता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर चलते हैं। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। सो अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सो यहाँ पे आपको पता है भाई पुष्कर लेक जो है राजस्थान की दैट इज आर्टिफिशियल लेक। ठीक है जी। एंड शस्तम कोटा जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप
आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, तो आप यहाँ पे अगर फोर्थ को एलिमिनेट कर दो तो आपके पास स्टिल दो ऑप्शन रह जाते हैं। तो आपको या हिमसागर, हिमायत सागर एंड खिचरो पालड़ी जो लेक है सिक्किम की, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी, जो हिमायत सागर है तेलंगाना का, इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक डेफिनेटली, सो दिस इज हिमायत सागर। एंड खिचरो पालड़ी जो है ये आपका नेचुरल लेक है गाइस। सो इसका आंसर बेसिकली आता है बी 1 and 2, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर नहीं पता तो इसको छोड़ना था। ठीक है कि नहीं। 39 क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भाई एक्स को जो है हमने प्रयागराज मार्क किया हुआ है। ठीक है जी, और इसमें से बताना है कि भाई बाकी रिवर्स कौन सी हैं आपकी। ठीक है जी, सो यहाँ पे बाकी रिवर्स कौन सी हैं। डी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस हैज़ टू बी बेतवा, एंड देन ए इट हैज़ टू बी गोमती, एंड आर ये जो आपका ये जो आपकी डी है पोर्शन, ठीक है जी, दिस इज बेसिकली महानंदा। ठीक है कि नहीं। तो इससे बेसिकली यू कैन कम अप विद योर आंसर। आंसर इज डी, दैट इज 2, 1, 3 and 4 गाइस। सो आई होप आपने आंसर को ठीक किया होगा। देन चलते हैं हम लोग 40th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ड्रेन इन अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में नहीं गिर रही है। ठीक है जी, सो सेंट लॉरेंस ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में देखने को मिलती है रिवर, और ये भी अटलांटिक में गिर रही है। नाइजर रिवर जो है ये भी अटलांटिक में गिर रही है। ठीक है जी, ये आपको नाइजीरिया में चलती है, नाइजर कंट्री में चल रही होती है। पराना रिवर ये जो है आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है, अगेन अटलांटिक में ड्रेन करती है। जाम्बेसी ऑन दी अदर हैंड ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंडियन ओशन में ड्रेन कर रही है। ठीक है जी, अगेन सदर्न अफ्रीका की ये रिवर है। सो आंसर इसका बेसिकली हैज़ टू बी डी, जाम्बेसी। देन मैच द फॉलोइंग में आपको नेशनल पार्क और लोकेशन दे रखी हैं। कंपैरेटिवली इजी था। देखो बुक्सा जो है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है, तदोबा जो है महाराष्ट्र में है, सारिस्का राजस्थान में है, वंसदा जो है वो गुजरात में है। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन आई थिंक, एंड आंसर वॉज बेसिकली सी 1, 2, 4 and 3 गाइस। ठीक है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अमंग द फॉलोइंग फंगी विच वॉज द कॉज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन। सो भाई 1840s का बहुत बड़ा फेमाइन था जहाँ पे बहुत सारे आयरलैंड के लोग जो हैं वो खत्म हो गए थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम रिलाइड ऑन पोटैटो। ठीक है जी, सो पोटैटो के ऊपर जो फंगस थी दैट इज कॉल्ड एज फाइटोसेरा इन्फेक्टस। ठीक है जी, या इन्फेस्टेंट्स। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। तो आंसर बेसिकली वॉज सी, बट इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस तरह का जो है आपको फंगस देखने को मिलता है, एंड इनकी जो फेमाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक फेमस है, एंड इट वॉज वेरी ड्रेडफुल फेमाइन ऑफ यूरोप ऑल्सो। ठीक है कि नहीं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन अगर आगे चलते हैं जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स हैं इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्यों, कैसे ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो है 1987 में आई थी, वियना कन्वेंशन 1985 में बनाया गया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, एंड रियो डिक्लेरेशन जो है वो 1992 में आपको देखने को मिला था। तो इससे बेसिकली यू कैन कम आउट विद योर आंसर। द आंसर इज बी 3, 2, 1 and 4 गाइस। ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, एंड इन फॉलोइंग पेयर्स में आपको जो है ये बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो करेक्टली मैच हो रखे हैं। ठीक है, करेक्टली मैच कौन से हैं, करेक्टली मैच। ठीक है, सो मरकरी इटाई डिजीज नहीं, कैडमियम से होता है इटाई डिजीज। ठीक है, मरकरी से मिनीमाटा होता है, तो डीडीटी ये वाला भी नहीं है, डीडीटी पेस्टिसाइड्स है। तो ये तीनों के तीनों ही जो है दे आर नॉट करेक्टली मैच, सिर्फ एक ही पेयर है आपका करेक्टली मैच है। तो आपके ऑप्शन थे कि भाई 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या 4 पेयर। सो बेसिकली आपको सिर्फ 4th वाला ठीक है, तो आपका आंसर आता है ए, दैट इज ओनली 1 पेयर वॉज राइट गाइस। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स दे आर वेरी वेरी मेजर सोर्स ऑफ आर्सेनिक देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको पूछा है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है आपकी। तो अगेन अर्बन क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस के बारे में बात कर रखी है, देन वाटर फुटप्रिंट के बारे में बात करी है, एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में बात करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। सो अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आप ये 2-3 तो बता भी सकते थे डेफिनेशन पढ़ के कि ये डेफिनेशन सही है कि नहीं, पर चौथा बताना डिफिकल्ट था। हाउएवर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही थी, बट इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट डेफिनेटली। ठीक है कि नहीं। 46 क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फैक्ट्स आर नॉट ट्रू अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। सो पेरिस एग्रीमेंट अभी हम लोगों ने जो न्यू पेरिस क्लाइमेट डील करी हम लोगों ने, वहाँ से न्यू क्लाइमेट डील से निकल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 डिग्री से टेम्परेचर को कम रखना है और 1.5 डिग्री में रोकने की कोशिश करना, ये हमारा टारगेट है, बिल्कुल सही है। नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन होंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। COP24 जो केटोवाइस में हुई थी, वहाँ पे हम लोग
जो है लाइक पेरिस क्लाइमेट डील की रूल बुक बनाई है, बिल्कुल सही। एंड ये जो आपको नगोया प्रोटोकॉल है इसको रिप्लेस करेगा, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज नगोया प्रोटोकॉल तो ये वो CBD का, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का है, 2010 में बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आपकी बच रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आंसर इज C3 ओनली, ठीक है जी। नगोया वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 47 में चलते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, ठीक है जी। ताइगा एंड तुंद्रा जो है यहाँ पे आपको 12 ही स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको आप गिन चुन के कह सकते हो कि भाई आप थोड़ा सा यहाँ पे वो लगाना, आइडिया लगाना ज्योग्राफी का, क्योंकि भाई जैसे जैसे तुंद्रा ताइगा में जाते हैं तो स्पीशीज फॉरेस्ट की या ट्रीज की बहुत कम हो जाती हैं। मेजरली जो है आपको फिर पाइन स्प्रूस लास्ट देखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ जो है आपको और स्पीशीज देखने को मिलते हैं, तो 12 स्पीशीज मोर सो करेक्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको जो है आपको अराउंड 35 स्पीशीज देखने को मिलती है, बिल्कुल से। ओक, पाइन, फिर लार्च है आपका, ओक है, देन उसके बाद मेपल है, कॉटनवुड है, इस तरह के बड़े सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, तो अराउंड 35 के आसपास में कह सकते हैं, ठीक है। बट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पनामा में जो है आपको सिर्फ 11 स्पीशी देखने को मिलती है, बिल्कुल ही गलत है। 3000 से ज़्यादा स्पीशी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल में। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो, कि आपको करेक्ट बताना है बेसिकली कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पे डेफिनेटली इट इज़ इनकरेक्ट गाइस, ठीक है कि नहीं। सो आंसर यहाँ पे आता था C, ठीक है। तो अगेन आप इसको वैसे भी देख सकते हो कि जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते हो कंपैरेटिवली क्या होता है, टेम्परेचर जो स्पीसीज होती हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी वो कम होती रहती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एसेशन दे रखी है, हैबिटेट कंडीशंस जो हैं दे आर डिटरमाइंड बाय लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल, बिकॉज टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, येस डिफरेंट सेट चाहिए होता है, किन्हीं को ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, किन्हीं को गर्म चाहिए होता है, तो वो जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर इसका जो है आता है A। देन करते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन की तरफ। पोटेशियम क्लोरेट डीकम्पोजिशन अकर्स एट विच टेम्परेचर रेंज, सो अराउंड 300 to 400 डिग्रीज के आसपास में करता है, बट केल्विन में पूछा हुआ तो आंसर इज D, 673 to 878। बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और लाइक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी बच्चों को आता होगा, सो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ट्विन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड द प्लैनेट। सो वाटर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नासा ने मिशन स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर पूछा हुआ है। सो मिशन जो है इसका दैट इज ए ग्रेस मिशन, जिसमें कि बेसिकली ग्रेविटी रिकॉनेसेंस एंड आपका जो क्लाइमेटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन, ये आपका बेसिकली ये इसका सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये कुछ सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, दिस हैज बीन लॉन्च बाय नासा इन 2018, बट अगेन बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर गाइस। सो दीज आर टोटल 50 क्वेश्चन जो हम लोगों के पास हैं अभी तक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट